अयोध्या राम मंदिर के नाम पर हुए चंदा घोटाले की राशि 2 करोड़ से शुरू होकर 200 करोड़ तक पहुंचने की आशंका। बिना किसी आधिकारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदिग्धों की निशानदेही पर लगभग 3 करोड़ रुपए की हुई रिकवरी। मंदिर परिसर में महज 14,500 का मासिक वेतन पाने वाले कर्मियों के पास मिली लग्जरी गाड़ियां और 70 कमरों का हॉस्टल। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी ऑटो चलाता था, वो अचानक मंदिर परिसर का मुख्य कर्ता धर्ता बन जाता है और करोड़ों की अकूत संपत्ति खड़ी कर लेता है। आखिर आस्था के सबसे बड़े केंद्र में चल रहे इस खेल का पूरा सच क्या है, आइए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं वर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की राशि में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की जो खबरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ एक आर्थिक अपराध का मामला नहीं है, बल्कि वह व्यवस्था, पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जब किसी बेहद संवेदनशील और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े स्थान से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की बात आती है, तो भाषा और कानूनी प्रक्रियाओं का खेल बेहद दिलचस्प हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें इसे कानूनी, प्रशासनिक और व्यवहारिक पहलुओं को सिलसिलेवार तरीके से देखना होगा। शुरुआती दौर में जब यह मामला मीडिया में आया, तो इसके लिए बेहद साधारण शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कानून की नजर में चोरी और डकैती में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब रकम 2 करोड़ से शुरू होकर 200 करोड़ तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही हो, तब भी उसे एक सामान्य चोरी की तरह पेश करना इस मामले की गंभीरता को कम करने की कोशिश जैसा दिखता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह खबर राजनीतिक गलियारों से ट्वीट के जरिए बाहर ना आती, तो क्या देश को कभी पता चल पाता कि भीतर क्या चल रहा है। 7 जून से लेकर 15 जून तक का समय बीत जाने के बाद भी ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों का मीडिया के सामने आकर स्पष्टीकरण न देना कई तरह के संदेह पैदा करता है। इस बीच यहां बिना एफआईआर के जांच का एक अनोखा प्रशासनिक प्रयोग देखने को मिल रहा है। आमतौर पर देश में किसी भी छोटे से छोटे अपराध में तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन यहां एक बेहद अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। खबरों के मुताबिक अब तक संदिग्धों की निशानदेही पर लगभग 3 करोड़ रुपए की बरामदगी की जा चुकी है। लेकिन तकनीकी सवाल यह है कि बिना किसी आधिकारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के ये रिकवरी किस कानूनी दायरे में हो रही है। राज्य सरकार द्वारा 3 आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी बना दी गई है। केंद्र को रिपोर्ट करने वाले अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, मगर कानूनविदों के सामने यक्ष प्रश्न है कि बिना किसी आपराधिक मुकदमे के दर्ज हुए इस जांच की कानूनी मान्यता अदालत में क्या होगी। जब संदिग्धों के पास से नगद, गाड़ियां और महंगे गैजेट्स मिल रहे हों, तब भी पुलिस की कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई। ऐसा लगता है कि पूरे मामले को एक आंतरिक मामला बनाकर सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घोटाले की सबसे कमजोर और हैरान करने वाली कड़ी वे कर्मचारी हैं जो नोटों की गिनती के काम में लगे हुए थे। बताया जा रहा है इन कर्मचारियों को लगभग 14,500 रुपए महीना वेतन मिलता था। ये वेतन सीधे ट्रस्ट देता था या किसी आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए आता था, ये भी जांच का विषय है। लेकिन महज कुछ सालों के भीतर इन कर्मचारियों के पास महंगी गाड़ियां जैसे फॉर्च्यूनर, जमीनें और करोड़ों की अचल संपत्तियां आ गई। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी ऑटो चलाता था, वो मंदिर परिसर का मुख्य कर्ता धर्ता बन जाता है, करोड़ों की संपत्तियां और 70 कमरों का हॉस्टल खड़ा कर लेता है। लेकिन ट्रस्ट के दिग्गजों को इसकी भनक तक नहीं लगती। ये सीधे तौर पर प्रशासनिक विफलता है। इस मामले का एक और भयावह पहलू यह है कि लगभग 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कराए जाने के आरोप लग रहे हैं। क्या सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और उनके बैकअप की कोई ऑडिट व्यवस्था नहीं थी? सुरक्षा के लिहाज से इतने संवेदनशील इलाके में बाहरी लोगों को बुलाकर दान की गिनती रोकना और फुटेज गायब कर देना बिना किसी ऊंचे संरक्षण के संभव ही नहीं लगता। ये पहली बार नहीं है जब राम मंदिर प्रबंधन से जुड़ी संपत्तियां या वित्तीय मामलों पर सवाल उठे हों। 2021 में भी जमीन खरीद को लेकर बड़े विवाद सामने आए थे, जिसमें कौड़ियों के दाम खरीदी गई जमीन को कुछ ही मिनटों में करोड़ों में ट्रस्ट को बेचने की बात उजागर हुई थी। इतना ही नहीं, मंदिर के पूर्व लेखाकारों का दावा है कि उन्होंने 2020-21 में ही सोने चांदी के चढ़ावे और नकदी में हो रही गड़बड़ियों को लेकर प्रबंधन को आगाह किया था, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय चेतावनी देने वाले को ही सेवा से हटा दिया गया। महाकुंभ के समय से ही हर दिन लाखों रुपए पार करने का यह खेल चल रहा था, जिसमें असली सोने के आभूषणों को नकली से बदलने जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। संस्था से जुड़े कुछ संगठनों और पदाधिकारियों का तर्क है कि जांच पूरी होने से पहले एफआईआर दर्ज करना जल्दबाजी होगी।
कुछ लोग तो यहां तक दलील दे रहे हैं कि इस पवित्र जगह की जांच पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाना सनातन परंपरा का अपमान है। इससे अच्छा है कि कैमरे बंद करके आंखें मूंद कर जो गायब हुआ है उसे वापस रखवा लिया जाए। ये दलील आधुनिक लोकतांत्रिक और कानूनी समाज में बेहद खतरनाक है। देश का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर किसी दूसरे मामले में मामूली शक के आधार पर भी तुरंत गिरफ्तारियां और बुलडोजर जैसी कार्रवाइयां हो जाती हैं, तो इतने बड़े वित्तीय घोटाले में इतनी नरमी और सहानुभूति क्यों दिखाई जा रही है? वर्तमान स्थिति को देखते हुए विपक्ष और आम जनता की ये मांग पूरी तरह तार्किक लगती है कि इस पूरे घोटाले की जांच देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा होनी चाहिए। साथ ही जब तक जांच पूरी ना हो तब तक प्रशासनिक पदों पर बैठे उन तमाम लोगों को हटाया जाना चाहिए जो इस लापरवाही या मिलीभगत के इस जिम्मेदार हैं। यदि इस मामले में पारदर्शिता नहीं अपनाई गई तो यह संदेश जाएगा कि कानून की प्रक्रियाएं केवल आम नागरिकों के लिए है, रसूखदारों और रसूखदार संस्थाओं के लिए नहीं। इस बड़ी खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की हर निष्पक्ष खबरों के लिए समर इंडिया को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।